गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग अनिल कुमार, गुड इवनिंग धर्मेंद्र यादव, दीक्षा अवस्थी, प्रिया राठौड़, पंकज, पिंकी पांडे, राहुल खुशवा, राहुल यादव। ठीक है, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम टू फ्यूचर टाइम्स कोचिंग। फ्यूचर टाइम्स कोचिंग किस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है, जहां पर आज आप मेरे साथ केमिस्ट्री की क्लास में जुड़े हैं। और ठंड बहुत बढ़ चुकी है ना? आपके यहाँ पर भी बढ़ चुकी होगी। हमारे यहाँ दिल्ली में बहुत ठंड बढ़ चुकी है। आप देख रहे हैं जैसे कि अब जैकेट पहनने की जरूरत महसूस होती है, क्योंकि ठंड चरम सीमा पे धीरे धीरे होती जा रही है। दिल्ली में बारिश हुई ना, कल बहुत बारिश हुई, पूरा दिन बारिश हुई दिल्ली में। कल के बाद से बहुत ठंड बढ़ गई है। हाँ जी, धर्मेंद्र तिवारी, अनिल, राहुल, राकेश, पुष्पम प्रिया, पिंकी पांडे, उत्सर्जी प्रकार। उत्सर्जी प्रकार, ये कैसा नाम है आपका? हाँ चलो, सबको गुड इवनिंग है सबको। कोई भी बच्चा ऐसा है जो अब, हाँ 1 मिनट में जल्दी से लाइव आइए और ये बता दो ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है ना? कोई प्रॉब्लम नहीं है? मैम हमारे यहाँ तूफान आया है। अच्छा, तूफान भी आया? अनिल कहाँ पे रहते हो आप जो तूफान आया? इधर कोई तूफान वूफान का सीन नहीं था, लेकिन इधर बारिश बहुत तेज हुई थी कल। उसके बाद से बहुत ठंड बढ़ गई है कल से दिल्ली में। तो थोड़ा सा दिल्ली वाले के आसपास के एरिया में भी बारिश हुई है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा अपना, क्योंकि ये मौसम बीमार करने वाला मौसम है। और इतना इस मौसम में ऐसा शरीर सा टूटता रहता है। मैं अभी थोड़ी देर, मेरी क्लास थी 2:30 से 4 बजे मैं आराम करने गई अलार्म लगा के कि चलो आधा घंटा आराम करती हूँ। उठा ही नहीं जा रहा बेड से। उठना ऐसा लग रहा था कि कैसे एकदम शरीर सब अजीब सा लगता है ना इस मौसम में। थोड़ा सा बड़ा अजीब सा मौसम हो रखा है दिल्ली वाले एरिया में। चलो बेटा, फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। फटाक से जुड़ जाओ। आज हम क्या पढ़ रहे हैं? तो पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे थे। पीरियोडिक टेबल का हमने एस ब्लॉक स्टार्ट किया था। एस ब्लॉक कौन कौन से ग्रुप से मिलकर बना हुआ है? ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2। फिर हम ग्रुप नंबर 1 के बारे में बात कर रहे थे। ग्रुप नंबर 1 को याद करने की ट्रिक मैंने बता दी थी लास्ट क्लास में कि क्या ट्रिक है? हेलिना की रब से फरियाद। हेलिना की रब से फरियाद। और कौन कौन से एलिमेंट्स हैं तो आप एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए। ग्रुप नंबर 1 में हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांसियम। उसके बाद मैंने बताया था कि हाइड्रोजन जो है उसको नोटोरियस एलिमेंट बोलते हैं, आवारा तत्व बोलते हैं। हाइड्रोजन के बारे में कुछ बातें बताई थी। उसके बाद लिथियम को बताया था कि ये बैटरी में यूज करते हैं। अब चलते हैं अगला पोटेशियम के बारे में। तो लास्ट क्लास में हाइड्रोजन के बारे में कुछ बातें लिख ली थी, लिथियम के बारे में कुछ बातें पढ़ ली थी। अब पोटेशियम के, पहले सोडियम आएगा ना, फिर पोटेशियम आएगा। Na, नेट्रियम, सोडियम के बारे में बात करते हैं, जो एग्जाम में कभी कभार क्वेश्चन बन जाते हैं। सिर्फ उन्हीं के बारे में बात करेंगे। हाँ जी बेटा, परवेज जी आपकी क्लास दिख रही है, मतलब आपका कमेंट दिख रहा है मुझे बिल्कुल। चलो, बिल्कुल गुस्सा होने की जरूरत नहीं है। जब सोडियम की बात करते हैं बेटा, आपको मालूम है सोडियम और पोटेशियम दोनों ही सॉफ्ट मेटल्स होती हैं। ये दोनों ही सॉफ्ट मेटल्स हैं। सोडियम भी सॉफ्ट मेटल है और पोटेशियम भी सॉफ्ट मेटल है। ये मुलायम धातु होती है। मुलायम है, इतनी मुलायम होती है। पनीर देखा है ना आपने? पनीर से थोड़ी सी हार्ड कि आप इन्हें चाकू से काट सकते हैं। दे कैन बी कट विद ए नाइफ। इनको आप चाकू से काट सकते हो। तो अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कौन कौन सी मेटल हैं जिनको आप चाकू से काट सकते हैं। तो आप क्या बताओगे? सोडियम और पोटेशियम। ज्यादा सॉफ्ट कौन सा है? तो आप बताओगे बेटा सोडियम ज्यादा सॉफ्ट है। इसके बाद अगर हम सोडियम की बात करते हैं तो सोडियम कहाँ होता है? सोडियम होता है मरीन वाटर में। मरीन वाटर का मतलब होता है समुद्री पानी। आपने कभी समुद्र का पानी पिया होगा तो आपको खारा लगा होगा, क्योंकि समुद्री पानी में होता है नमक, NaCl नमक होता है। इसलिए समुद्र का पानी आपको क्या लगता है? खारा लगता है। खारा समझते हो ना, कड़वा लगता है। तो सोडियम मरीन वाटर में होता है, नॉर्मल वाटर में नहीं होता है। इसके अलावा सोडियम कहाँ काम में लेते हैं? सोडियम का लैंप देखा होगा आपने। सोडियम इज यूज्ड इन सोडियम लैंप। सोडियम के जो लैंप बनते हैं, जो येलो कलर के लाइट देते हैं, उसके अंदर सोडियम यूज में लिया जाता है। सोडियम यूज में लिया जाता है। इसके अलावा अगर सोडियम की बात करते हैं तो बेटा सोडियम और कहाँ कहाँ काम आता है? सोडियम काम आता है टेबल सोल्ट बनाने में। टेबल सोल्ट का मतलब होता है जो टेबल पे नमक होता है, सर्व जो हम घरों में नमक खाते हैं, वो क्या होता है? वो NaCl होता है, सोडियम क्लोराइड होता है। तो सोडियम यहाँ पे काम आता है। इसके अलावा सोडियम कहाँ काम आता है? कास्टिक सोडा बनाने में। ये सारी चीजें नोट करनी है आपको। कास्टिक सोडा बनाने में,
कास्टिक सोडे को हिंदी में कास्टिक सोडा बोलेंगे। इसका फॉर्मूला होता है NaOH और इसका केमिकल नेम होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये सारे पॉइंट आपको सोडियम के बारे में याद रखने हैं कि सोडियम जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 11, एटॉमिक मास 23 होता है। खैर एटॉमिक मास अभी याद नहीं करने हैं आपको, मैं आपके बाद में आगे याद करवाऊंगी। कब? जब मैं आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला चैप्टर करवाऊंगी तब, है ना। आयोडीन में चमक क्यों होती है बताएंगे आपको, बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे। क्लास रुक रही है? बिल्कुल नहीं रुक रही है बेटा क्लास। मैम लैपटॉप में एप्लीकेशन बेटा आएगा, 1 वीक के अंदर अंदर लैपटॉप का एप्लीकेशन आ जाएगा, बता चुकी हूं मैं। तो ये सारे पॉइंट आपको सोडियम के बारे में याद रखने हैं कि सोडियम सॉफ्ट मेटल है, चाकू से काट सकते हैं, मरीन वाटर में होता है, सोडियम लैंप में जो येलो कलर की लाइट देती है उसमें काम में आता है, टेबल सोल्ट NaCl सोडियम क्लोराइड में काम आता है, कास्टिक सोडा Na सोडियम हाइड्रोक्साइड। और कास्टिक सोडा केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस, इसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस कहा जाता है, इसे सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस माना जाता है। हिंदी में बोलेंगे इसे सबसे बड़ा प्रबल क्षार माना जाता है, क्योंकि इसका pH वैल्यू जो होता है वो कितना होता है 14 होता है। और ये कहाँ काम आता है कास्टिक सोडा? तो ये कपड़े धोने की साबुन बनाने में काम आता है, हार्ड सोप बनाने में काम आता है। हार्ड सोप का मतलब होता है कठोर साबुन, कपड़े धोने वाली साबुन इसी सोडे से बनाई जाती है। कपड़े धोने वाली जो साबुन होती है वो इसी से बनाई जाती है। ये कुछ पॉइंट्स है जो आपको नोट करना है। सोडियम का एटॉमिक नंबर तो लास्ट क्लास में याद कर लिया था हमने। अब अगला सोडियम के बाद हेलिना की रब से फरियाद, अगला कौन सा एलिमेंट था? पोटेशियम। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर आप लोग बताओ, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर कितना होना चाहिए? आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम 19 नंबर पे आता है, 19 नंबर पे। इसका परमाणु क्रमांक बोले तो इसका जो Z है वो कितना होता है 19। और जो पोटेशियम है वो भी सॉफ्ट मेटल है। पोटेशियम भी क्या होती है? सॉफ्ट मेटल होती है, मुलायम धातु होती है। ये मेटल है, आपको याद है ना मैंने कहा था कि S ब्लॉक में सिर्फ हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है, बाकी ये सब मेटल है। ये नीचे की सारी मेटल है। ग्रुप नंबर 1 ग्रुप नंबर 2 में सब सारी की सारी मेटल्स होती हैं। ये भी एक मुलायम धातु है, इसे भी हम क्या कर सकते हैं? नाइफ से कट कर सकते हैं, चाकू से कट कर सकते हैं। अगर किसी ने देखा होगा तो केमिस्ट्री वाले लैब में सोडियम और पोटेशियम पड़ा रहता है। और अगर हम बात करते हैं पोटेशियम जो है, इसका ये पॉइंट याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। पोटेशियम बेटा हाईली रिएक्टिव एलिमेंट होता है। पोटेशियम इज हाईली रिएक्टिव एलिमेंट। हाईली रिएक्टिव एलिमेंट का मतलब है ये बहुत अधिक क्रियाशील धातु या बहुत अत्यधिक क्रियाशील तत्व होता है, बहुत ही जल्दी रिएक्ट कर जाता है, अत्यधिक क्रियाशील धातु है ये। और क्रियाशील का मतलब है बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाता है। इसीलिए इसके टेम्परेचर को कम करने के लिए हम इसको कहां रखते हैं? केरोसिन तेल में। कहने का मतलब क्या है? पोटेशियम जो होता है ना वो बहुत जल्दी आग वाग पकड़ लेता है। जैसे पोटेशियम को आपने ऐसे खुला छोड़ दिया तो एनवायरनमेंट में एयर है, एयर में क्या है? ऑक्सीजन। तो ये एयर या ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके आग लगा सकता है, आग लगा सकता है या ब्लास्ट कर सकता है। इसीलिए इस पोटेशियम का टेम्परेचर कम करने के लिए, इसके टेम्परेचर को कम करने के लिए इसे हम मिट्टी के तेल में रखते हैं। कम करने के लिए कहां पर रखा जाता है पोटेशियम को? केरोसिन ऑयल में रखा जाता है। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन सी धातु को केरोसिन ऑयल में रखा जाता है, प्रिजर्व करके मिट्टी के तेल में डाल के रखा जाता है? पोटेशियम को क्यों रखते हैं? क्योंकि बेटा पोटेशियम बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाता है, या पानी से भी रिएक्ट कर जाता है। पानी हो गया, एयर हो गया, ऑक्सीजन हो गया, इनसे अभिक्रिया करके ये आग लगा सकता है, आग पकड़ सकता है, या फिर ब्लास्ट कर सकता है धमाके के साथ। इसलिए पोटेशियम का टेम्परेचर कम करने के लिए, इसका तापमान कम करने के लिए हम इसे कहां पर रखते हैं? आप बताओगे बेटा? इसे मिट्टी के तेल में रखा जाता है, मिट्टी के तेल में रखा जाता है। समझ में आ गई आपको मेरी बात? चलो, तो ये एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए कि कौन सी धातु को हम मिट्टी के तेल में रखते हैं? केरोसिन ऑयल में रखते हैं पोटेशियम को। क्यों? ताकि उसका टेम्परेचर कम हो जाए, उससे हीट कम निकले, ताकि वो रिएक्टिव फॉर्म में थोड़ा कम आ जाए, उसकी रिएक्शन करने की जो फॉर्म है वो थोड़ी डिक्रीज हो जाए। अगला
पोटेशियम प्लांट्स में भी होता है, आप जानते हैं पोटेशियम प्लांट्स में भी होता है, पेड़ पौधों में भी के होता है, पोटेशियम होता है। और प्लांट्स में ये क्या करता है, तो प्लांट्स में बेटा ये एक बहुत मेजर कंपोनेंट माना जाता है। मैं आपको एक बात बता दूं, आज नोट कर लेना, आगे आएगा ये। जब हम प्लांट्स की बात करते हैं तो प्लांट को 3 मेजर कंपोनेंट चाहिए होते हैं, 3 मेजर एलिमेंट्स। कौन कौन सा? नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। ये तीनों प्लांट्स को ज्यादा मात्रा में चाहिए होते हैं। प्लांट्स के लिए ये मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं। क्या होते हैं ये? मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रो का मतलब है ये पेड़ पौधों को ज्यादा मात्रा में चाहिए, ज्यादा मात्रा में आवश्यकता होती है प्लांट्स को इसकी। ठीक है, तो आपसे पूछ सकता है, 4 ऑप्शन देगा, पूछेगा इनमें से कौन सा एक एलिमेंट है, मान लो कैल्शियम और रख दिया 4 ऑप्शन में, कि कौन सा एक एलिमेंट है जिसकी कम आवश्यकता होती है पेड़ पौधों को, तो ये माइक्रो में आता है, कैल्शियम, फॉस्फोरस, ये सब। लेकिन नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम प्लांट को ज्यादा मात्रा में चाहिए। अब ये पोटेशियम क्या करता है, तो ये प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बहुत सहायक होता है। पेड़ पौधों की जो ग्रोथ होती है, वृद्धि होती है, उसमें बहुत सहायक होता है, इसलिए प्लांट्स में ये ज्यादा मात्रा में चाहिए होता है। इसके अलावा पोटेशियम कहां काम आता है, ये भी अगला इंपॉर्टेंट है पॉइंट। पोटेशियम काम आता है गन पाउडर बनाने में। गन पाउडर का मतलब क्या होता है बेटा? बारूद। कभी देखा है आपने बारूद? गन के अंदर जो बारूद भरा जाता है। अब गन के अंदर बारूद में पोटेशियम अकेला नहीं, पोटेशियम का कंपाउंड कौन सा? KNO3, इसे बोलते हैं पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम है इसमें, लेकिन किसकी फॉर्म में? कंपाउंड की फॉर्म में, यौगिक की फॉर्म में, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के साथ। पोटेशियम नाइट्रेट काम में लिया जाता है गन के अंदर जो बारूद होता है उसे बनाने में। और गन पाउडर में बेसिकली 3 चीजें होती हैं, पोटेशियम नाइट्रेट प्लस सल्फर प्लस चारकोल। तो एक ये लिख देना, इन तीनों चीज का मिक्सचर ही क्या कहलाता है? आप बताओगे गन पाउडर या बारूद कहलाता है। तो जो धमाका होता है, आवाज आती है ना गन में बारूद भर के बाद में चलाते हैं, तो वो पोटेशियम की वजह से ही आती है। वो किसकी वजह से आती है? पोटेशियम की वजह से ही आती है। क्लियर है बात? पोटेशियम बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। इसके टेम्परेचर को कम करने के लिए हम इसे मिट्टी के तेल में डाल देते हैं ताकि आग वाग ना लगा ले, क्योंकि ये एयर से, पानी से सबसे रिएक्ट कर जाता है। उसके बाद प्लांट्स को ज्यादा मात्रा में चाहिए होता है पोटेशियम, क्योंकि प्लांट्स की ग्रोथ में हेल्प करता है। उसके बाद पोटेशियम बहुत सॉफ्ट है, चाकू से काट सकते हैं। उसके बाद इसे गन पाउडर में पोटेशियम नाइट्रेट की फॉर्म में सल्फर और चारकोल के साथ भरा जाता है। इसका एटॉमिक नंबर 19 होता है, ग्रुप नंबर 1 में आता है, वैलेंसी +1 होती है। वैलेंसी की बात अभी नहीं करिए, बताएंगे आपको। अगला चलते हैं नेक्स्ट आता है इसके बाद पोटेशियम के बाद रुबीडियम आएगा। रुबीडियम एलिमेंट आएगा। हेलिना की रब से फरियाद, तो की के बाद रब आएगा, रुबीडियम आएगा। ठीक है, जब हम रुबीडियम की बात करते हैं तो रुबीडियम क्या है? रुबीडियम आप बताओगे बेटा एक ऐसा एलिमेंट्स है जो हमारे बॉडी में अगर आ गया तो हमें स्किन इन्फेक्शन कर सकता है। बाकी आपको रुबीडियम के बारे में इतनी बातें याद नहीं करनी है। रुबीडियम अगर ह्यूमन बॉडी में आया, अगर मतलब हमारी बॉडी रुबीडियम के कांटेक्ट में चली गई, संपर्क में चली गई, तो हमारी स्किन जल सकती है या स्किन में इन्फेक्शन हो सकता है। अगर हमारे बॉडी में, कुछ लोग क्या करते हैं, रुबीडियम पता क्या करता है, ऐसा माना जाता है कि जो स्किन की जो डेड सेल्स होती है ना, उनको हटाने के लिए काम में आता है। लेकिन ये खतरनाक होता है, अगर ये बहुत देर तक स्किन के कांटेक्ट में रह गए तो स्किन जल सकती है। तो बहुत सारी कॉस्मेटिक चीजें आती हैं ऐसी, आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग लगाते हैं ऐसा कि स्किन के अंदर ग्लो लाने के लिए, स्किन से डेड सेल्स हटाने के लिए कुछ ऐसे कॉस्मेटिक आते हैं जिन कॉस्मेटिक के अंदर रुबीडियम डला हुआ होता है। और अगर वो कॉस्मेटिक सही से यूज में ना लिए जाएं तो उस इंसान की स्किन को जला सकते हैं, स्किन में इन्फेक्शन कर सकते हैं। तो रुबीडियम थोड़ा बहुत कॉस्मेटिक वगैरह में यूज में ले लिया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है सीजियम। सीजियम के बारे में आपको 2 पॉइंट नोट करने हैं। सीजियम का एटॉमिक नंबर तो 55 था, बता ही दिया था मैंने। सीजियम के बारे में आपको 2 पॉइंट नोट करने। एक तो सीजियम काम आता है बेटा एटॉमिक वॉच बनाने में, परमाणु घड़ी बनाने में। एटॉमिक वॉच आप पढ़ोगे फिजिक्स में, परमाणु घड़ी बनाने में क्या काम आती है एटॉमिक वॉच? कोई बता सकता है मुझे? फिजिक्स में पढ़ा है? परमाणु घड़ी बनाने में, इतना तो फिजिक्स पढ़ लिया होगा आपने। दूसरा, सीजियम इज द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल। इट इज द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट ऑफ पीटी, ऑफ
पीटी, इसका मतलब क्या है? पहले तो हिंदी वाला लिखो, फिर मतलब समझाते हैं आपको। यह है पीटी का, पीटी बोले तो आवर्त सारणी का सबसे अधिक विद्युत धनात्मक तत्व है, विद्युत धनात्मक तत्व है। दो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में कि पीरियोडिक टेबल का मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कौन सा है? मोस्ट, आप जानते हैं दो टाइप के आयंस होते हैं, अगर नहीं जानते प्लीज थोड़ा सा सुन लीजिए, मैं इसको यहां रखती हूं, थोड़ा सा सुनिए। दो टाइप के आयंस होते हैं, एक होते हैं कैटायंस, एक होते हैं एनायंस। कैटायंस, एनायंस। जब कैटायंस की बात करते हैं हिंदी में बोलते हैं धनात्मक आवेश, और एनायंस को हिंदी में बोलते हैं ऋणात्मक आवेश। कैटायंस कब फॉर्म करता है? कोई एक एलिमेंट है, उसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, उसके पास इलेक्ट्रॉन फ्री है, ये फिजिक्स में पढ़ रखा होगा आपने, बेसिक चीजें हम उससे, उसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो वो अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करके अपने ऊपर पॉजिटिव आयंस को एक्सेप्ट कर ले उसे कैटायंस कहा जाता है। जो अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दे किसी अदर एलिमेंट को, और इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद अपने ऊपर पॉजिटिव आयंस को एक्सेप्ट कर ले, धनात्मक आवेश को ग्रहण कर ले, उसे कैटायंस कहा जाता है। और कैटायंस के द्वारा ये दिया गया इलेक्ट्रॉन जो एक्सेप्ट करे उसे कहते हैं एनायंस। एनायंस के पास हमेशा इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, तो वो धनात्मक आवेश वाले एलिमेंट से जो दिया गया इलेक्ट्रॉन है उसको एक्सेप्ट करते हैं, उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, उसे खींचते हैं, तो वो उनके ऊपर चार्ज होता है नेगेटिव, नेगेटिव। तो मैं ये कहना चाह रही हूं कि पीरियोडिक टेबल में मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोपॉजिटिव मतलब जो आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे, है ना, तो वो कौन सा माना जाता है? और डोनेट करके क्या कौन से आयन ले ले अपने ऊपर? कैटायंस ले ले, तो वो माना जाता है सीजियम को। तो अगर आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चन आए तो ऐसे ही एक आगे पढ़ाऊंगी, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव आयंस, वो होता है फ्लोरीन, 17 नंबर ग्रुप में होता है। खैर अभी वो नहीं पढ़ना है। तो आपको याद रखना है दो टाइप के एलिमेंट्स आयंस बनाते हैं। जिस एलिमेंट के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो वो डोनेट करके अपने ऊपर पॉजिटिव आयन को एक्सेप्ट कर लेता है, तो पॉजिटिव आयन वाला कैटायन कहलाता है। जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो वो पॉजिटिव द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है और अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज को एक्सेप्ट कर लेता है, तो उसको बोलते हैं एनायंस। तो जो जल्दी से आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन आसानी से डोनेट करके अपने ऊपर कैटायंस आवेश को ग्रहण कर ले, तो वो मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कौन सा होता है? सीजियम। आगे पढ़ाऊंगी आपको इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये भी आएगा आपको। अभी सिर्फ दो बातें याद रखनी है। हाँ जी, एटॉमिक वॉच के बारे में बताया नहीं है आपने, फिजिक्स में पढ़ा होगा आपने अंकुर सर से एटॉमिक वॉच के बारे में। क्या होता है एटॉमिक वॉच, ये बताओ। एटॉमिक वॉच क्या काम आती है? आपका काम है मुझे बताओगे, मैं नहीं बताऊंगी आप ये। एटॉमिक वॉच में सीजियम मेटल काम में ली जाती है, ये आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। अब लास्ट इस एलिमेंट, कौन सा एलिमेंट आएगा ग्रुप नंबर 1 में? फ्रांसियम। लास्ट एलिमेंट फ्रांसियम है। क्यों है लास्ट? देखो ना, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। और ये जो फ्रांसियम है ना, इसको माना जाता है रेडियो एक्टिव एलिमेंट। इट इज द रेडियो एक्टिव एलिमेंट। रेडियो एक्टिव एलिमेंट का मीनिंग क्या बताया था मैंने? हिंदी में कहते हैं रेडियो एक्टिव तत्व, हिंदी में कहते हैं रेडियो एक्टिव तत्व। और क्या होते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट? ऐसा एलिमेंट जो क्या करता है बेटा, आप बताओगे? ऐसा एलिमेंट जो अपने अंदर से अल्फा, बीटा, गामा रेज निकाले। क्यों? क्योंकि वो अनस्टेबल है, वो अस्थायी है, उसका एटॉमिक मास ज्यादा है। मैंने कहा था कि इस प्रकृति में कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनका एटॉमिक मास बहुत ज्यादा है, इसलिए वो अनस्टेबल हैं, वो अस्थायी हैं। इनको स्टेबल होना है तो ये अपना कुछ एटॉमिक मास विकिरणों के रूप में बाहर निकाल देते हैं, जैसे अल्फा, बीटा, गामा। तो ऐसा कोई एलिमेंट जिनका परमाणु भार बहुत ज्यादा हो और वो अपने ज्यादा परमाणु भार को विकिरणों के रूप में,
अल्फा बीटा गामा के रूप में उत्सर्जित कर दे, उन तत्वों को हम रेडियो एक्टिव तत्व मानते हैं। ठीक है, तो आपसे पूछेगा कैसे कि ग्रुप नंबर 1 में, अब देखो कैसे पढ़ाया वो रिवाइज करवाती हूँ आपको। ग्रुप नंबर 1 में इकलौता नॉन मेटल हाइड्रोजन, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। कौन सी मेटल्स हैं जिनको चाकू से काट सकते हैं? लिथियम सोडियम। सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल आप बताओगे पोटेशियम, सॉरी चाकू से काटने वाला सोडियम पोटेशियम। ग्रुप नंबर 1 का कौन सा मेटल है जिसको हम बैटरीज में यूज करते हैं? लिथियम। ग्रुप नंबर 1 का कौन सा एलिमेंट है जिसको आप केरोसिन के तेल में रखते हैं? पोटेशियम। ग्रुप नंबर 1 का कौन सा एलिमेंट ह्यूमन बॉडी के कांटेक्ट में आए तो स्किन में इंफेक्शन कर सकता है? रुबिडियम। ग्रुप नंबर का मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट सीजियम। ग्रुप नंबर 1 में कौन सा इकलौता एलिमेंट है जो रेडियो एक्टिविटी शो कर सकता है? तो फ्रांसियम। तो ये सारे एलिमेंट किस में आते हैं? ग्रुप नंबर 1 में। और ब्लॉक बोले तो एस ब्लॉक। याद कैसे किया? हेलिना की रब से फरियाद। अब अगली बात क्या आती है? अगली बात आती है कि जो सारे एलिमेंट्स हैं इनकी वैलेंसी होती है, इनकी वैलेंसी कितनी होती है? +1। इसका मतलब क्या है? थोड़ा सा डिटेल में चलेंगे यहां पर। ठीक है, देखो ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 1 है आपका, इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं इन सब की वैलेंसी होती है, इन सब की संयोजकता होती है +1। +1। अब थोड़ा सा देखते हैं वैलेंसी होता क्या है। कोई भी एलिमेंट है, कोई भी एलिमेंट है, उसकी आउटर शेल में, एलिमेंट की आउटर शेल, मैंने आपको ये बताया था किसी भी एटम को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये उसका न्यूक्लियस है, ये उसके बाहर क्या है? ऐसे शेल है। तो ये मान लो किसी एलिमेंट की सबसे बाहरी शेल है, आउटर शेल। इसको आउटर शेल बोलते हैं या इसी को बोलते हैं वैलेंस शेल। हिंदी में इसे क्या क्या कहा जाएगा? हिंदी में इसे या तो बोलिए बाहरी कक्षा, बाहरी कक्षा, या इसे बोलेंगे संयोजी कक्षा। कोई भी एलिमेंट की ये जो शेल है KLMN है ना, तो इनमें सबसे जो बाहर वाली शेल है उसे कहा जाता है आउटर शेल या वैलेंस शेल। समझ में आ गई मेरी बात? अब इस आउटर शेल में इनमें क्या है? इनमें इलेक्ट्रॉन है। ये तो बताया था ना मैंने, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है, इन शेल में कौन रहता है? इलेक्ट्रॉन रहता है। तो किसी भी एलिमेंट की आउटर शेल में जितने फ्री इलेक्ट्रॉन हैं, मान लो यहां पर ऐसे इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, तो आउटर शेल में जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन हैं, ये सारे इलेक्ट्रॉन ना आउटर शेल के, ये कहलाते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, या इन्हीं को कहा जाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। आउटर शेल में जो फ्री इलेक्ट्रॉन है जिन्होंने केमिकल रिएक्शन में हिस्सा नहीं लिया, तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन हैं इन्हीं को वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्री हैं उतने ही वो एटम किसी अदर एलिमेंट के फ्री इलेक्ट्रॉन के साथ जुड़कर बॉन्ड बना सकता है, बंध बना सकता है। और यही जो बंध बनाने की कैपेसिटी है, ये जो बॉन्ड फॉर्म करने की जो कैपेसिटी है, क्षमता है, उसी को वैलेंसी कहा जाता है। कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एनी एलिमेंट इज नोन एज वैलेंसी। किसी भी तत्व की दूसरे तत्व के इलेक्ट्रॉन के साथ जो कंबाइंड होने की, जुड़ने की जो प्रवृत्ति है, उसी को हम वैलेंसी या संयोजकता कहते हैं। एक बार फिर से सुनो, मैं एक बार फिर से बता रही हूं। किसी भी एलिमेंट की जो सबसे बाहरी शेल है, किसी तत्व की सबसे बाहरी शेल है, उसको आउटर शेल या वैलेंस शेल कहते हैं। आउटर शेल और वैलेंस शेल में जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन या संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्री हैं, मान लो इसमें 3 इलेक्ट्रॉन फ्री हैं, तो इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 3। तो जितने फ्री हैं उतने ही वो क्या कर सकता है? बॉन्ड बना सकता है, उतने ही वो बंध बना सकता है। अब किससे बंध बनाएगा? यहां पर कोई एक दूसरा एलिमेंट होगा, उसकी शेल में फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, तो उसके साथ वो बॉन्ड फॉर्म कर देगा। क्या बनाएगा? बंध बनाएगा। तो ये जो बंध बनाने की क्षमता है किसी दूसरे एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन के साथ, उसी को हम वैलेंसी,
उसी को हम संयोजकता कहते हैं, उसी को हम संयोजकता कहते हैं। तो अगर मैंने कहा कि किसी की वैलेंसी +1 है, प्लस का मतलब क्या हो गया, कैटायन फॉर्म किया है उसने, और कैटायन का मतलब धनात्मक आवेश, कैटायन का मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा थे, फ्री थे, तो उसने इलेक्ट्रॉन दे दिया। पॉजिटिव का मतलब क्या है, उसने इलेक्ट्रॉन डोनर है, वो उसने इलेक्ट्रॉन दे दिया है किसी दूसरे एलिमेंट को, तो उसने अपने ऊपर डोनेट करके पॉजिटिव आयन को एक्सेप्ट कर लिया। जो इलेक्ट्रॉन लेता है वो एनायंस फॉर्म करता है, वो ऋणात्मक आवेश बनाता है, अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज रखता है वो हमेशा। तो अगर मैंने बोला है कि हाइड्रोजन की वैलेंसी +1 है, तो प्लस का मतलब क्या है, वो कैटायन फॉर्म कर रहा है, कैटायन का मतलब वो इलेक्ट्रॉन डोनर है। कितना इलेक्ट्रॉन डोनर है, 1, क्योंकि हाइड्रोजन की आउटर शेल में कितना इलेक्ट्रॉन फ्री होगा, 1 होगा। इसका मतलब हाइड्रोजन कितने केमिकल बॉन्ड बना सकता है, 1 बॉन्ड बना सकता है। इसलिए हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी हो गई, +1 हो गई, +1 हो गई। ठीक है, कैसे लिखते हैं हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 1s1 ऐसे। तभी तो इसका इलेक्ट्रॉन 1 ही इलेक्ट्रॉन था, s में आ गया। बताया था ना ये कि जिस शेल में इलेक्ट्रॉन जाएगा आखिरी, वही उस ब्लॉक में उस एलिमेंट को रखा जाएगा। तो इसमें एक ही एलिमेंट, 1 इलेक्ट्रॉन था, s में भर दिया, तो क्या हो गया, ये s ब्लॉक का एलिमेंट हो गया। कुछ समझ में आ रहा है क्या आपके साथ? हाँ जी, कुछ समझ में आ रहा है आपको? मैं एक बार फिर से बताऊं, रिपीट करूं, कोई भी लास्टली रिपीट करूंगी। व्हाट इज वैलेंसी, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आता है एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी है, तो आपको निकालना पड़ेगा। पोटेशियम की वैलेंसी कितनी आपको निकालनी पड़ेगी, या आपने अगर ग्रुप के साथ याद कर रखा है तो आपको वैसे ही याद हो जाएगी। सुनो ध्यान से, कोई भी एलिमेंट है, उसकी आउटर शेल में जितने फ्री इलेक्ट्रॉन है वो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन जितने होते हैं उतने ही वो किसी दूसरे एलिमेंट के फ्री इलेक्ट्रॉन या वैलेंस इलेक्ट्रॉन के साथ जुड़कर बॉन्ड बना सकता है, बंध बना सकता है। तो ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये किसी अदर एलिमेंट के आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बना रहे हैं। तो ये जो बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी है, ये जो क्षमता है बंध बनाने की, उसी को वैलेंसी कहा जाता है, उसी को संयोजकता कहा जाता है। तो अगर मैंने लिखा है कि हाइड्रोजन की वैलेंसी +1 है, तो प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन डोनर है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। कितना, 1, तो मतलब ये कितने बॉन्ड बना सकता है, 1, मतलब वैलेंसी कितनी हो गई, 1। तो इसी तरीके से जितने भी ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट्स होते हैं, इन सब की वैलेंसी +1 होती है। मतलब ये सब 1-1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकते हैं, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा, एक पूछ लिया आपसे टेक्नीशियम, मैंगनीज, आयरन, पोटेशियम, बताइए इन चारों में से +1 वैलेंसी किसके है। तो आपको याद होना चाहिए हेलिना की रब से फरियाद, तो के आया प्लस, के आता है पहले ग्रुप में, और पहले ग्रुप की वैलेंसी होती है +1। तो पोटेशियम की वैलेंसी कितनी होगी, +1। ये 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, ये 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, इसीलिए तो इसे ग्रुप नंबर 1 में रखा गया है। ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात? चलो, अब ये हो गया ग्रुप नंबर 1 के बारे में बातें, सारी बातें। अब चलते हैं ग्रुप नंबर 2 के बारे में। एस ब्लॉक का ग्रुप नंबर 2। ग्रुप नंबर 2 को हमने क्या बोला था लास्ट क्लास में, क्या नाम दिया था मैम? इनको नाम देते हैं एल्कली अर्थ मेटल्स, इन्हें नाम देते हैं एल्कली अर्थ मेटल्स, क्षारीय मृदा धातु, क्षारीय मृदा धातु। एक तो ये मिट्टी में होती है, मिट्टी में पाई जाती है, प्लस ये जब ऑक्सीजन या हाइड्रोक्साइड के साथ ये मेटल्स कभी ऑक्सीजन या OH के साथ रिएक्ट करेंगे, तो इनका जो ऑक्साइड बनेगा वो किस नेचर का बनेगा बेटा, वो बेसिक, वो क्षारीय प्रकृति का बनेगा, है ना। ये बात तो लास्ट क्लास में बता दी थी ना, कि ये भी नहीं पता है। हाँ जी, ये बात तो बताई थी लास्ट क्लास में। यस मैम, समझ में आ रहा है। क्वेश्चन आता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम किसका है, अरे बताएंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम किसका है, तो एक ग्रुप में आओ भाई भाई भाई, शिव शंकर का डाउट क्लियर करना हमारा नैतिक दायित्व है। अरे शिव शंकर जी,
इस ग्रुप में आपने इतने एलिमेंट को रखा है तो इनको ही क्यों रखा, कभी सोचा है क्या आपने कि यहाँ पर रुबीडियम की जगह स्कैंडियम क्यों नहीं आया? क्योंकि बेटा ग्रुप में रखने के पीछे रीजन ये था कि इन सब में वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है, इन सब की वैलेंसी सेम है। आई बात समझ में? तो अगर आप कह रहे हैं किसके सेम है, तो पोटेशियम, सोडियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांसियम, हाइड्रोजन, लिथियम, इन सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है बेटा। किसने पूछा है? शिव शंकर ने पूछा है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन के टाइप आ सकते हैं एग्जाम में, कोई बड़ी बात नहीं है। 4 क्वेश्चन दिए, गैलियम, जर्मेनियम, गैलियम, सिलिकॉन, सिलिकॉन नहीं, पोटेशियम, और दे दिया आपको रुबीडियम। पूछेगा इन चारों में से किन 2 एलिमेंट्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है, तो ये दोनों एक ग्रुप के हैं। अगर एक ग्रुप में एलिमेंट्स हैं तो उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है, उनकी वैलेंसी सेम है, तभी तो इन ग्रुप में रखा है इनको। ठीक है शिव शंकर, आप समझ में आ जाएगा बेटा। सुनो, ग्रुप नंबर 2 के एलिमेंट्स को बोला एल्कली अर्थ मेटल, क्षारीय मृदा धातु। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं या OH हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करते हैं तो इनका ऑक्साइड बनता है, और ऑक्साइड बेसिक होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है, और ये मिट्टी में पाई जाती है। मृदा धातु किसमें? मिट्टी में पाई जाती है। बात करते हैं सबसे पहले कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, तो ट्रिक लिखो इसको याद करने की, पहले ट्रिक लिखो, ट्रिक से फिर बनाएंगे सारे। इसको याद करने की क्या ट्रिक होती है? बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए, लिख लीजिए। बेटा मांगे कार स्कूटर, आपके पास कोई और ट्रिक है तो आप उससे भी याद कर सकते हैं। बाप राजी या बाप रोए, ऐसे राजी तो नहीं होगा अगर आप कार स्कूटर मांगोगे अपने पापा से, तो कैसे राजी हो जाएगा? रोएगा ही है ना, रोएगा क्या राजी हो जाएंगे? हाँ हमारे बेटे ने कार स्कूटर मांगा है, हम लाके देंगे। अब बनाओ इससे एलिमेंट्स कौन कौन से बनेंगे। बेटा से बनता है Be, और Be इज द सिंबल ऑफ बेरिलियम, बेरिलियम। मांगे Mg का मतलब होता है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम। कार का यहां से बनेगा बेटा Ca, कैल्शियम। कार का बनेगा Ca, कैल्शियम, कैल्शियम। बेटा मांगे कार स्कूटर, स्कूटर में स्कूटर Sr, और Sr का मतलब है स्ट्रोंसियम, स्ट्रोंसियम पटाखों में बनता है, पटाखों के अंदर डाला जाता है। बाप रोए, बाप रोए का मतलब बाप Ba से बनता है बेरियम। और लास्ट में रोए से कौन बनता है, तो आप बताओगे Ra, रोए से रेडियम। रेडियम आजकल तो जूतों पे, घड़ी में, आजकल तो कपड़ों पे रेडियम आने लग गया। अंधेरे में कोई इंसान आपने देखा होगा अंधेरे के समय वॉक कर रहा है तो उसके लोअर के ऊपर ऐसे चमक रही है चीज, हर रात को चमकती हुई चीज पे रेडियम होता है। समझ गए? तो ये हो गए एलिमेंट्स, ग्रुप नंबर 2 के एलिमेंट्स। ये सारे तत्व किसमें पाए जाते हैं? ग्रुप नंबर 2 में। ट्रिक आपके पास कोई और ट्रिक है, आप उस ट्रिक से भी याद कर सकते हो, जरूरी नहीं आप मेरी ही ट्रिक से याद करो। ठीक है, कैसे? तो कौन कौन से एलिमेंट हो गए? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंसियम, बेरियम, रेडियम। कितने हैं टोटल? 6 एलिमेंट्स हैं। टोटल 6 एलिमेंट से बना हुआ है ग्रुप नंबर 2। अब बात करेंगे इनके एटॉमिक नंबर की। अब एटॉमिक नंबर याद करने की तो मैंने निकालने की ट्रिक पहले ही बता रखी है कि परमाणु क्रमांक कैसे निकालोगे, बताओ। याद था ना? 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32। याद है कि भूल गए? किस तरीके से? चलो टेबल में दिखाते हैं आपको। ये पहला पीरियड है, ये दूसरा पीरियड है, तो पहले में तो कोई एलिमेंट है ही नहीं ना ग्रुप नंबर 2 में, सीधा दूसरे पीरियड में है। तो दूसरे में कितने एलिमेंट्स होते हैं? 8 होते हैं। अब मैं एक ही और बताऊंगी, उसके बाद अपने आप निकाल लेना कैसे निकालोगे। अब देखो, 1 नंबर पे हाइड्रोजन था, हमने याद किया था उस दिन। 2 नंबर पे हीलियम था, 3 नंबर पे लिथियम चला गया, तो 4 नंबर पे आता है बेरिलियम। 4 एटॉमिक नंबर होता है बेरिलियम का। अब बेरिलियम पीरियड में कौन से है? दूसरे में। तो दूसरे से जब तीसरे में जाते हैं तो कितने प्लस करेंगे? 8 प्लस करेंगे, कि दूसरे में कितने एलिमेंट है? 8। तो बेटा 8 और 4 कितने हो जाएंगे? 12। तो 12 पे कौन बैठा है? मैग्नीशियम। फिर तीसरे से चौथे में जाएंगे तो तीसरे में अगेन कितने होते हैं? 8। तो 12 में 8 जोड़ोगे तो 20। तो 20 पे कैल्शियम बैठा है।
अब 20 में कितना जोड़ोगे तो बेटा किससे जा रहे हो, पहला दूसरा तीसरा चौथे से पांचवें में जा रहे हो, चौथे में कितने होंगे 18, तो 20 में 18 जोड़ेंगे तो 38 आएगा, तो स्ट्रोंसियम 38 पे आ जाएगा। फिर अगेन 38 में कितने जोड़ेंगे बेटा 18, तो 38 18 कितना होता है यार 56 होता है लमसम, है ना, लमसम क्या 56 ही होता होगा। फिर 56 में कितने जुड़ेंगे तो आप खुद आप बता सकते हैं कितने जुड़ेंगे, 32 जुड़ेंगे और कितने आ जाएगा 88 आ जाएगा, है ना, बताया था ना मैंने। अब आप खुद निकाल लो। देखो बेरिलियम कितने नंबर पे आता है 4, तो बेरिलियम में कितने जोड़ने हैं आपको, आप बताओगे बेरिलियम में 8 जोड़ेंगे। क्यों कि बेरिलियम पीरियड नंबर 2 में आता है, पीरियड नंबर 2 में 8 इलेक्ट्रॉन है। जिस पीरियड से जा रहे हो हमेशा उसके एलिमेंट अगले में प्लस कर दो। तो 8 4 तो था ही, 4 में 8 हुए तो 12, तो 12 में 8 जुड़ेगी अगेन, तो मैं सॉरी पहले तो लिखो 8 और 4 कितने हो जाएंगे 12, 12 में अगेन 8 जुड़ेंगे 20 कैल्शियम, 20 में 8 जुड़ेंगे, देख लेना भाई मेरी मैथ्स बहुत गंदी है, 38, 38 में आप कितने जुड़ेंगे 18 जुड़ेंगे, ठीक है, 18 और 38 कितने होते हैं 56 होते हैं, 56 में आप 32 जुड़ेंगे तो 88, देख लेना मैथ्स मेरी कमजोर है, तरीका मैं बता सकती हूँ, ठीक है। तो इसमें एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर 4, 12, 20, 38, 56, 88। बहुत सारे बच्चों ने आंसर कर भी दिया, बहुत सारे बच्चों ने आंसर कर भी दिया, ठीक है। पिछली क्लास में बताया था कि सारे एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर ऐसे ही याद करना है आपको। मैम मुझे ट्रिक समझ नहीं आ रही है, क्यों नहीं समझ में आ रही है, आपका नाम क्या है पहले मैं आपका नाम देखती हूँ, गुनगुन कुमारी, गुनगुन कुमारी, गुनगुन बेटा आपने लास्ट क्लास अटेंड की थी क्या, कितना आसान है। आप सबसे पहले गुंजन कुमारी याद करो पीरियड में एलिमेंट्स, इसमें 2 हैं, इसमें 8 है, इसमें 8 है, इसमें 18 है, 18 है, 32 है, 32 है, पहले तो ये याद होने चाहिए। फिर बेटा अगर बेरिलियम का 4 है तो 4 कौन से ग्रुप कौन से पीरियड में है, ये दूसरे में, दूसरे में कितने 8, तो 8 + 4 कितना हो जाएगा गुंजन बेटा 12 हो जाएगा। अब आप दूसरे से तीसरे में जा रहे हो तो अगेन कितने जुड़ेंगे 12 में 8 जुड़ेंगे तो 20 हो जाएगा, फिर 20 में 18 जुड़ेंगे क्योंकि 18 प्लस हो जाएंगे तो 38 आ जाएगा, ठीक है गुंजन बेटा इस तरीके से निकालना है। अब अगर आपने पिछली क्लास नहीं याद की, पीरियड में कितने एलिमेंट्स हैं वो नहीं याद करे, तो बेटा अब इसमें मेरी गलती नहीं है ना गुंजन, है ना गुंजन, मैंने बताया था इस तरीके से याद करना है। अब बेटा ये जो सारे एलिमेंट्स होते हैं इन सबकी वैलेंसी कितनी होती है, इन सबकी वैलेंसी होती है +2, इन सबकी संयोजकता होती है +2, +2 का मतलब क्या हो गया आप ही बताओ आप, हाँ जी बताओ, +2 का मतलब क्या हो गया, ये सब के सब कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं, क्योंकि जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका इनका लिखोगे तो इनकी आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन फ्री मिलेंगे आपको, 2 इलेक्ट्रॉन फ्री हैं, इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 फ्री हैं। आप किसी का लिख के देख लो, चाहे बेरिलियम का कैसे लिखेंगे 1s2 2s2, तो 2s2 इसकी आउटर शेल बन जाएगी। मैग्नीशियम का लिख लो 2 8 10 और 2, इस तरीके से लिखा जाएगा। कैल्शियम का 2 8 8 8 2 नहीं 16 2 18 और 2 20, 2 8 8 2 लिखा जाएगा कैल्शियम का। अब मैम आप कैसे आता है, मेरे को आता है ना बेटा, ये आपको सिखाऊंगी, आपको सिखाऊंगे आगे, ठीक है। तो ग्रुप नंबर 2 के एलिमेंट्स हैं जितने भी, उन सबकी वैलेंसी +2 होती है, मतलब ये सब 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं। तो अब आप याद रख सकते हैं कैल्शियम की वैलेंसी, ग्रुप नंबर 2 में कैल्शियम, मैग्नीशियम, स्ट्रोंसियम, रेडियम, बेरियम, बेरिलियम आते हैं। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए, इन सबकी वैलेंसी कितनी होगी तो +2, क्योंकि एक ग्रुप में सेम एलिमेंट्स, ग्रुप के जितने भी सारे एलिमेंट्स हैं इनकी वैलेंसी सेम रहेगी, इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम रहेंगे। तो अब आपसे मैग्नीशियम और बेरियम दे दिया, पूछेगा इन दोनों में क्या इलेक्ट्रॉन सेम है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, आप बोलोगे यस, बिकॉज ये एक ही ग्रुप में आते हैं, है ना, बिकॉज ये एक ही ग्रुप में आते हैं। हो गया, बता दोगे। अब एक एक करके इन एलिमेंट्स को पढ़ लेते हैं कि एलिमेंट्स क्या काम करते हैं, कहाँ काम में आते हैं, डेली लाइफ में कुछ काम आते भी हैं क्या, जो डेली लाइफ में काम में आते हैं जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं वही लिखने हैं। जैसे बेरिलियम का कोई ऐसा काम नहीं होता तो बेरिलियम से एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनते हैं। मैग्नीशियम से क्वेश्चन बनता है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, लिखो इसे, मैग्नीशियम के बारे में लिखो। मैग्नीशियम हम लोगों में भी होता है
और प्लांट्स में भी होता है। चलो लिखो, मैग्नीशियम ह्यूमन बॉडी में भी होता है। अगर हमारी बॉडी में पूछे कहां होता है मैग्नीशियम, तो आप बताओगे हमारी मसल्स में होता है, हमारी मांसपेशियों में होता है। आपका जो मांस है ना, उन मांसपेशियों के अंदर पाया जाता है मैग्नीशियम। और अगर आपसे पूछे मैग्नीशियम प्लांट्स में कहां होता है, बेटा ये इंपॉर्टेंट है। पेड़ पौधों में मैग्नीशियम होता है उनके क्लोरोफिल में। क्लोरोफिल जिनको हम हरित लवक बोलते हैं, ग्रीन कलर वाले पिगमेंट्स बोलते हैं, इसके अंदर पाया जाता है मैग्नीशियम। आप आगे इसका फॉर्मूला पढ़ोगे ना, तो कैसा फॉर्मूला होता है, C55H74NMO ऐसे होते हैं, बीच में मैग्नीशियम आता है। इसका फॉर्मूला पढ़ोगे तो बीच में मैग्नीशियम आता है। C55H70 भी होता है, 74 भी होता है, MgNO ऐसे, N के 4 होते हैं, O के 7 होते हैं, ऐसा कुछ फॉर्मूला होता है इसका। तो इसमें मैग्नीशियम होता है क्लोरोफिल में। क्लोरोफिल के अंदर मैग्नीशियम पाया जाता है। अब आपने क्लोरोफॉर्म कहाँ पढ़ा है, क्लोरोफिल कहाँ पढ़ा है? क्लोरोफिल कहाँ पढ़ा है बेटा? आप बताओगे कि प्लांट्स करते हैं फोटोसिंथेसिस, करते हैं। क्लोरोफिल और सनलाइट चाहिए होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल दो चीजें चाहिए किसी भी प्लांट को, अगर खाना बनाना है, अगर फोटोसिंथेसिस करना है तो। अब इस क्लोरोफिल के अंदर मैग्नीशियम मेटल है, इसका काम क्या है? जब कभी किसी पौधे पे ज्यादा सनलाइट आ गई, सनलाइट में क्या आएगी, हीट आएगी, उष्मा आएगी। तो अगर किसी प्लांट के ऊपर आपने ज्यादा हीट डाल दिया, ज्यादा सनलाइट डाल दिया, तो वो प्लांट जल जाएगा। जल जाएगा कि नहीं जल जाएगा, आप खुद बताइए। तो क्या होता है, इस एक्सेस सनलाइट को एब्जॉर्ब करने का काम करता है मैग्नीशियम। पेड़ पौधों को जलने से बचाता है मैग्नीशियम। क्या करता है, जो भी प्लांट की एक्सेस सनलाइट या एक्सेस हीट है, इसका अवशोषण कर लेता है ताकि प्लांट के ऊपर ज्यादा सनलाइट ना पड़े। इसलिए मैग्नीशियम प्लांट्स को देता है कूलिंग इफेक्ट। कूलिंग इफेक्ट का मतलब होता है ठंडक प्रदान करता है ये। तो अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि पेड़ पौधों के अंदर कौन सी धातु जो वो मिट्टी से लेते हैं, ये मिट्टी में होती है क्योंकि एल्कली सॉइल मेटल्स है ये, मिट्टी में मैग्नीशियम है। उस मैग्नीशियम को जब प्लांट्स पानी वगैरह के फॉर्म में लेते हैं अपनी जड़ों से, वो मैग्नीशियम क्लोरोफिल के पास जाता है और क्या काम करता है, पेड़ पौधों के ऊपर जब ज्यादा हीट पड़ता है, ज्यादा सनलाइट पड़ता है, उस ज्यादा सनलाइट को अवशोषण, उसका एब्जॉर्प्शन करता है। कहें तो एक लाइन में वो कूलिंग इफेक्ट देता है, वो पेड़ पौधों को ठंडक प्रदान करता है। अगर किसी प्लांट्स में मैग्नीशियम की कमी हो गई तो उस प्लांट पे ज्यादा हीट आ सकती है और वो प्लांट क्या हो सकता है, जल सकता है। आपने देखा होगा मई जून के महीने में बहुत सारे प्लांट्स जल जाते हैं क्योंकि मई जून के महीने में बहुत ज्यादा सनलाइट पड़ती है, बहुत ज्यादा सूर्य का प्रकाश पड़ता है मई जून के महीने में, इसलिए जल जाते हैं पेड़ पौधे। मैग्नीशियम कम रह जाता है उनके अंदर और वो जल जाते हैं। फिर बारिश का मौसम आता है तो वो वापस फिर हरे भरे हो जाते हैं। समझ गए बात? तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है, आप आंसर करके आएगा क्लोरोफिल में होता है मैग्नीशियम। क्या करता है, ठंडक प्रदान करता है और पेड़ पौधों को जलने से बचाता है। एक तो हो गया मैग्नीशियम का ये। अगला, मैग्नीशियम काम में आता है बनाने के लिए क्या, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मैग्नीशियम काम आता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बनाने में। हिंदी में बोलते हैं मैग्नीशिया का दूध, हिंदी में बोलते हैं मैग्नीशिया का दूध। अब मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का फॉर्मूला क्या होता है, MgOH। हिंदी में बोल MgOH का ट्वाइस, Mg थोड़ा अच्छे से लिख लो, MgOH का ट्वाइस, इसे बोलते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसी का दूसरा नाम होता है केमिस्ट्री में मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशिया का दूध। मैंने कहा था मैग्नीशियम एल्कली मेटल है तो इसकी हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा, यहाँ पर एक बेस बनेगा और वो बेस बेसिक नेचर का होगा,
मतलब उसका पीएच वैल्यू 7 से 14 के बीच में होना चाहिए। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का पीएच वैल्यू 10 से लेकर 10.5 के बीच का होता है। इसका पीएच वैल्यू, ये बिहार ऐसे बीपीएससी के एग्जाम का क्वेश्चन है, बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का ही दूसरा नाम होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, क्योंकि ये अगर इसको आप पानी में डालते हो इसके पाउडर को, तो हल्का सा दूधिये रंग का हो जाता है। एक बूंद पानी की, पानी के एक ग्लास में एक बूंद आप दूध की डालते हो तो हल्का सा दूधिया नहीं हो जाता है वो। इसी तरीके से अगर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का पाउडर आपने पानी के अंदर डाला तो वो दूध जैसा हो जाता है। तो आप याद रखोगे कि बेटा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक बेस होता है, एक क्षार होता है जिसका पीएच वैल्यू 10 से लेकर 10.5 के बीच में होता है। अब ये काम कहाँ आता है बेटा, इसे कहा जाता है एंटासिड। एंटासिड का मतलब होता है ऐसे केमिकल्स जो आपकी एसिडिटी खत्म करे। आप लोग ज्यादा खाना खा लेते हो, ज्यादा स्पाइसी फूड खा लेते हो, आपके पेट में जलन होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, एसिडिटी हो गई यार, आज तो बहुत खा लिया, एसिडिटी हो गई। फिर आप क्या करते हो, आप इनो पीते हो ना इनो, यह एक दवाई आती है डाइजीन, या जो भी अच्छे से पचाने बचाने वाली, एसिडिटी रिलीज करने वाली दवाइयां आती हैं वो खाते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, इनो और डाइजीन में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। इनो के पैकेट के ऊपर देख लीजिएगा, लिखा हुआ मिलेगा आपको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। या डाइजीन, ज्यादा खाना खाया, किसी की शादी में गए, बहुत सारा खा लिया आपने, सांस ही नहीं आ रहा है आपको, पेट में जलन हो रही है क्योंकि पेट में एसिड ज्यादा। एसिडिटी क्यों होती है आपको मालूम है, क्योंकि आपके पेट में एक एसिड बनता है HCl। जितना ज्यादा खाना खाओगे, जितना स्पाइसी खाओगे, जितनी ज्यादा ओवर ईटिंग होगी, उतना ही ज्यादा HCl निकलेगा। जितना ज्यादा HCl, पीएच वैल्यू उतनी ही कम, जितनी कम पीएच वैल्यू पेट में जलन, पेट में जलन को ही एसिडिटी बोलेंगे। ठीक है, अम्लता बोलेंगे। अब आप इनो पीते हैं, डाइजीन टैबलेट खाते हैं, तो आपकी एसिडिटी ठीक हो जाती है। क्यों, कैसे, क्योंकि आपके पेट में HCl है। इनो पिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आ गया, ये एक एसिड है, अम्ल है, ये बेस है, लिखा हुआ है आपने, ये एक क्षार है। तो स्कूल से पढ़ते तो आ रहे हैं कि अम्ल और क्षार मिलते हैं तो क्या बन जाता है, सोल्ट प्लस पानी बन जाता है। तो यहां से बनेगा MgCl2 प्लस वाटर, तो ये सोल्ट है एक, और ये पानी बन गया, और आपकी एसिडिटी ठीक हो गई। क्योंकि इस जो एसिड आपको क्या कर रहा था, एसिडिटी करवा रहा था, उससे तो हमने सोल्ट बना दिया ना, उससे तो हमने क्या बना दिया, सोल्ट बना दिया, इसलिए आपकी एसिडिटी ठीक हो गई, इसलिए आपकी एसिडिटी ठीक हो गई बेटा, है ना। तो ये बात याद रखिएगा। अब एसिडिटी ठीक करने वाले ही केमिकल्स को एंटासिड या प्रति अम्ल कहा जाता है। तो जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जैसे एक और भी होता है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, भी एंटासिड कहलाता है, लेकिन ये जनरली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता नहीं है, पूछा नहीं जाता है, नहीं पूछा जाता है। समझ में आ गए बेटा, तो बता दोगे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं। पीएच वैल्यू 10 से 10.5, क्या करता है, एंटासिड। कैसे, ये रिएक्शन करके एसिडिटी खत्म कर देता है। किसमें होता है, इनो डाइजीन वगैरह में होता है। जो भी आपको जब एसिडिटी होती है तो आप जो केमिकल्स खाते हो या टैबलेट्स खाते हो, जिन्हें हम लेक्सेटिव्स बोलते हैं, उनके अंदर ये दवाइयों के अंदर आता है। अगला, मैग्नीशियम के बाद दूसरा कंपाउंड कौन सा लिखेंगे, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर बता दिया है, 14 होता है। ठीक है, काम बता दिया है। अगला लिखोगे कैल्शियम, नेक्स्ट लिखोगे कैल्शियम, और कैल्शियम पढ़ेंगे हम कल की क्लास में। बस आज के लिए इतना बहुत है। अब मुझे भी चाय पीनी है, आज बड़ा थोड़ा सा आलस वालस आ रहा है। फिर मेरी वापस क्लास है इसलिए। ठीक है, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है, एटॉमिक मास 40 होता है, वो हमें मालूम है, कल पढ़ाएंगे आपको। राजस्थान पुलिस के लिए अलग से बैच लेने की क्या जरूरत है, राजन कुछ है ना बेटा, मैथ्स आता है, मैथ्स पढ़ लो, रीजनिंग आता है, उसमें राजस्थान स्पेशल आता है, वो आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है बेटा,
ये थ्योरी वाला पार्ट चल रहा है, इसमें कुछ समझाने वाला ज्यादा कुछ है नहीं कि आपको समझ में ना आए, ऐसा कुछ है नहीं बेटा। ओके रोहित राज, आपका नाम आज बहुत दिनों बाद देखा मैंने स्क्रीन पे। रोहित कहाँ थे आप, क्लास नहीं ले रहे थे क्या? अंकुश पांडे जी, शिव शंकर बताइए बेटा यूपीएससी मेंस का क्या क्वेश्चन है? अगर साइंस का होगा तो पक्का बताऊंगी, बताइए बेटा। मैम चाय आप खुद बनाते हैं? यस, और क्या चाय बनाने के लिए मैं रखूंगी, मैं रोटी भी अपनी खुद बनाती हूं। हाँ, क्लास नोट्स मेरे रेडी हो रहे हैं, बहुत जल्दी आने वाले क्लास नोट्स। बायो केमिस्ट्री फिजिक्स तीनों के एक साथ, बायो के बन गए हैं, बस थोड़ा केमिस्ट्री की वजह से डिले है। बहुत सुंदर क्लास नोट्स बनवा रही हूं मैं, बायो फिजिक्स के बन चुके हैं, ठीक है, और केमिस्ट्री के थोड़े से बन रहे हैं, तो बस बायो केमिस्ट्री फिजिक्स के एक साथ क्लास नोट्स निकालूंगी मैं। ऐसे नोट्स की किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन फंसेंगे आपके। मैम हमसे अच्छे तो रील बनाने वाले हैं। क्यों है अच्छे रील्स बनाने वाले? अच्छा वो इंस्टाग्राम वगैरह पे, ट्विटर और उस पे टिकटॉक वगैरह पर, वो कहां से अच्छे हैं हमसे? उनमें कुछ काम ही नहीं होता। हाँ जी चलो फिर, हाँ कल क्लास होगी बेटा, कल शनिवार है, कल क्लास होगी, लेकिन परसों क्लास नहीं होगी। टाइम तो नहीं मिलता है बेटा सुलेखा, क्या बताएं आपको, टाइम तो मैं सुबह 8:30 बजे उठती हूँ, तब से लेकर मतलब क्या बताएं आपको, रात तक इतना थक जाता है इंसान, बहुत काम होता है। अच्छा हाँ हाँ हाँ, सुनो 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 सुनो, एक अनाउंसमेंट आप लोगों के लिए। ग्रुप डी के लिए तैयारी कर रहे हो? ग्रुप डी के लिए संडे लाइव टेस्ट होने वाला है, ये अनाउंसमेंट सुन जाओ। ग्रुप डी के लिए हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट लाइव टेस्ट ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं इस संडे, जिसमें बहुत सारे हजारों बच्चे एग्जाम देंगे। अपनी तैयारी तो चेक कर लो, पढ़ते ही जा रहे हो, पढ़ते ही जा रहे हो, कैसे तैयारी कर रहे हो। और ग्रुप डी का एग्जाम आने वाला है जल्दी, आपको ये भी बता दूं मैं, क्योंकि जो ट्विटर कैंपेन क्या था उसके बाद से लगातार 2 दिनों से ये लोग रेलवे में जो बंदे बैठे हैं वो रोज मीटिंग कर रहे हैं, तो किसी भी दिन आ सकता है, ठीक है। अब सुनो बेटा, अब तो लाइव टेस्ट संडे को होगा, 4 या 5 घंटे के लिए ओपन होगा, एक आईडी से एक बंदा दे पाएगा, अलग अलग, ऐसा नहीं है कि एक बंदे ने पहले दे दिया फिर वापस आके लॉगिन कर, नहीं, चीटिंग बिल्कुल नहीं करेगा। अगर आप चीटिंग कर रहे हो, गूगल से करके देख कर लगा रहे हो क्वेश्चंस, तो आप अपने साथ चीटिंग कर रहे हो। कैसे देना है वो सुनो, कैसे देना है वो अभी मैं आपको डेमो ही दिखा देती हूँ, सुनी लो कि आप कैसे दोगे ग्रुप डी का लाइव टेस्ट, आप कैसे दोगे। तो क्यों ना आपको एक डेमो ही दिखा दिया जाए, सुन लीजिए आपको कैसे देना है। अरे भाई ये हटे यहां से, देखो ये गूगल क्रोम है, खोला मैंने गूगल क्रोम, ऐसे आपके फोन में भी गूगल क्रोम तो होगा ना, फोन में, लैपटॉप में, किसी में भी खोल सकते हैं। ऐसे गूगल क्रोम खोला मैंने, यहां पर सर्च किया, थोड़ा सा इसमें खोलना टफ है, फ्यूचर टाइम्स टेस्ट, फ्यूचर टाइम्स टेस्ट, ये आ गया मेरा खुल के, futuretimestest.com, ये लगाइए या नीचे आ जाएगा आपका futuretimestest.com, इस पे क्लिक करा, जैसे ही क्लिक करा ये अपनी वेबसाइट खुल गई बेटा, अपनी वेबसाइट खुल गई। आप देखो इस पर कितनी सारी चीजें आपको फ्री दे रखी हैं, कितना सारा, आप लोग कभी विजिट ही नहीं किए होंगे। ये है प्रीवियस ईयर के पेपर, प्रीवियस ईयर के पेपर है सारे एग्जाम के, सीटेट, रेलवे, एसएससी, यूपीपीआरबी, बैंकिंग, दिल्ली पुलिस, आईबी, डिफेंस, नीट, इंश्योरेंस, एसएससी, ये सारे प्रीवियस ईयर पड़े फ्री ऑफ कॉस्ट में, आपका कोई अमाउंट नहीं लगना है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं प्रीवियस ईयर कहां से डाउनलोड करें, ये फ्री मॉक टेस्ट पड़े इन सारे एग्जाम के लिए, ये लगा लो। टेस्ट सीरीज, सारे एग्जाम की टेस्ट सीरीज है, जैसे मैं आपको दिखाती हूँ रेलवे की टेस्ट सीरीज, आप देखोगे रेलवे की टेस्ट सीरीज तो आपके पास ये पैकेज आ जाएंगे, बहुत टाइम से 80 डिस्काउंट कूपन कोड लगा लेना इस पे। देखो एक दे रखा है आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए टेस्ट सीरीज दे रखी है, आप कितने हैं 225 प्लस मोर टेस्ट, 225 प्लस टेस्ट है इसके अंदर, 41 फुल टेस्ट है। आप इसको बाय नाउ करेंगे तो आपके सामने ये पेज आएगा, और इस पेज पे आप ये कूपन कोड लगा दो, इसका एक्चुअल अमाउंट अंटिल सिलेक्शन, मतलब सिलेक्शन तक आपके पास वैलिडिटी रहेगी, और इस पे कूपन कोड लगा दिया टाइम से 80, तो ये आपको कितनी पड़ी है अंटिल सिलेक्शन तक, आपको ये कितने रुपए में पड़ी है, 499 रुपए में। 4 साल, 2 साल, 3 साल, कितने साल भी अपने पास रखो, 225 प्लस सेट है। ऐसे ही आप कोई भी एग्जाम के लिए परचेज कर सकते हैं टेस्ट सीरीज, लेकिन लाइव टेस्ट देना है
तो यहाँ पे आना है आपको, लाइव टेस्ट का बटन दिख रहा है। संडे को यहाँ पर लाइव टेस्ट में जाके अपने आप को अभी से रजिस्टर कर लो, क्योंकि हम ना सिर्फ 2000 बच्चों का लाइव टेस्ट करवाने वाले, 2000 से ऊपर हम रजिस्ट्रेशन नहीं लेंगे। ये लाइव टेस्ट खुलेगा, इस लाइव टेस्ट में आपको मिलेगा ग्रुप डी का पेपर, जैसे एग्जाम में आता है डिट्टो वैसे, दोनों मीडियम में, हिंदी इंग्लिश में, एकदम वैसा। जब दे दोगे उसके बाद आपकी रैंक आएगी, आपका नाम आएगा, कितने क्वेश्चन ठीक हुए हैं, कितने गलत हुए हैं, क्या सॉल्यूशन था, सब चेक कर पाओगे। और यहां से रजिस्टर कर लीजिएगा अपने आप को, ईमेल आईडी वगैरह लगा के, जैसे मैं आपको खोल के दिखाती हूँ रजिस्ट्रेशन वाले पेज पे, आपसे नाम, ईमेल, पासवर्ड ये सब पूछेगा और यही लगाना है आपको हर जगह, ठीक है। ऑलरेडी लॉगिन है तो लॉगिन पे क्लिक कर लो। ये आप याद रखिएगा, ये सारे देखो आपके प्रीवियस ईयर पढ़े हैं, टेस्ट सीरीज पढ़ी है, क्विज पढ़ी है, कोर्सेज पढ़े हैं, और यहाँ पे ये सारे आपके टेस्ट सीरीज हैं, आप देख सकते हैं इन टेस्ट सीरीज को। करंट अफेयर भी है यहाँ पर, करंट अफेयर का कॉलम कहाँ पर है, ये रहा। बहुत शानदार तरीके से आप करंट अफेयर पढ़ सकते हैं। किस डेट का सेलेक्ट करना है, मुझे करना है, अच्छा ये तो आगे चलेगी ना, वेडनेसडे 1 तारीख का, तो ये 1 तारीख का करंट अफेयर आ गया सारा, देख लीजिए, ठीक है। जिस भी टेस्ट सीरीज को आप परचेज करेंगे उसमें आपके साथ हजारों बच्चों ने परचेज कर रखी होंगे और उन सबकी आपको रैंक भी दिख रही होगी। बहुत बढ़िया, ये आप बताओगे। हाँ, तो इसके लिए आपको क्या सर्च करना है, futuretimestest.com, लाइव टेस्ट देने आ जाना ये संडे को, futuretimestest.com, इस वेबसाइट पे जाना है आपको, इस वेबसाइट पे जाना है, ठीक है। या www लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही भी ऐसा लगाओगे तो खुल जाएगा। बाकी टेस्ट देना ताकि आपको अपनी तैयारी का पता लगे कि भाई तैयारी क्या कर रहे हो आप। सिर्फ थ्योरी पढ़ने से थोड़ी ना सब कुछ हो जाएगा, है ना। तैयारी भी तो मालूम चलना चाहिए ना कैसी हुई है तैयारी। तो मैं उम्मीद कर रही हूँ आप सब लोग, हाँ, इससे अगली बार आप बताना किस एग्जाम का करवाएं। इस बार RSC ग्रुप डी का करवाया है, अगली बार आप जो बोलोगे उसका करवा देंगे। चलो फिर आज की क्लास यहीं तक है, हम आपसे